हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और हाँ बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने लास्ट 10 लेक्चर्स तक सारी क्लासेस को कंप्लीट करा है, रिवाइज करा है, नोट्स प्रिपेयर करे हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट 10 लेक्चर्स तक कंप्लीट नहीं करा है तो पहले जाके उन्हें कंप्लीट कीजिए। उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड तभी ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आपके हो सकता है काफी सारी चीजें समझ में ना आए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन पे सीधा लेक्चर को स्टार्ट। लास्ट लेक्चर तक हमने वैल्यू एडेड मेथड की मदद से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाए, इनकम मेथड की मदद से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाए, वो सब हमने सीख लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से जो है नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है बच्चा लोग, आज हम इसी को स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट भी करेंगे। और हाँ, जिस तरह से मैं आपको आज ये एक्सपेंडिचर मेथड समझाने वाला हूँ, बिलीव मी, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक की और इतने सिंपल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार जो ये मैं चार्ट अभी आपको समझाऊंगा, इस चार्ट को अच्छे से समझिएगा, अपनी कॉपी में, नोट्स की कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम पे ये हेल्प करे। ठीक है बच्चा लोग, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है कि आप कंट्री में ना इनकम देखो ना वैल्यू एडिशन देखो यार, जितना खर्चा हो रहा है उसको पकड़ो और बोल दो ये हमारी नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है यार। इनकम मेथड में हम इनकम लेते थे कि फाइनल फैक्टर इनकम कितनी जनरेट हुई। एक्सपेंडिचर मेथड बोलेगा यार एक काम करो, इनकम मतलब सीधा खर्चा लो। क्योंकि अगर मेरे पास 500 रुपए की इनकम हुई है तो किसी ना किसी का 500 रुपए का खर्चा भी तो बना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा खर्चे को कंसीडर करेंगे। इतना क्लियर हुआ, एक्सपेंडिचर मेथड में हम खर्चे को कंसीडर करते हैं। अब हमारी कंट्री में अगर हमें खर्चा करना है तो कहाँ कहाँ पे खर्चा हो सकता है। देखो, सबसे पहले अगर हमारी कंट्री में खर्चा होगा तो सबसे पहले क्या हो सकता है, खर्चा कंजम्पशन पे होगा, खर्चा इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होगा। एंड किस पे हो सकता है, और तीसरी चीज किस पे हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम करते हैं यानी कि अदर कंट्रीज के साथ डील करते हैं तो उस केस में खर्चा हो सकता है। मतलब इन तीन केस के अलावा तो और कहीं हमारा खर्चा नहीं होगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, इन पे हमारा खर्चा होगा। तो मतलब अगर इन चीजों पे जितना भी खर्चा हो रहा है इससे हम अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपने हर मेथड में देखा है, फर्स्ट स्टेप में कोई ना कोई आपको इनकम का एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है। इनकम मेथड में क्या था, एनडीपीएटएफसी, जो जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते थे। एंड वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते थे, जीडीपीएटएमपी। ऐसे ही जब आप एक्सपेंडिचर मेथड निकालोगे, एक्सपेंडिचर मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि आपको जीडीपीएटएमपी या फिर एनडीपीएटएमपी की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। जीडीपीएटएमपी या फिर एनडीपीएटएमपी। अब जीडीपीएटएमपी निकालना है या एनडीपीएटएमपी निकालना है, ये कैसे पता लगेगा, ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाने तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा लोग, अभी तक देखो, हमने क्या निकालना है, जीडीपीएटएमपी या एनडीपीएटएमपी। अब हमें यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम खर्चा निकाल रहे हैं कि कंट्री में कितना खर्च हो रहा है। खर्चा सबसे पहले किस पे होगा, सी मतलब कंजम्पशन पे हो सकता है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, जी मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है खर्चा, एंड एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोर्ट को, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पोर्ट को। यानी कि अगर हम इन चारों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। और हम फिर क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जीडीपीएटएमपी और एनडीपीएटएमपी आ गया। इसके बाद हम कन्वर्जन करके जो भी इनकम हमें क्वेश्चन में पूछी जाएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बट अब इन चारों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको क्वेश्चन में कुछ टर्म्स देखने को मिलेगी, उनके लिए ये मैंने चार्ट बनाया है। अब इधर ध्यान देना, जो ये सी होता है ना, यानी कि सिंपल अगर आपको सी दिखाए, ये दिखाता है हाउस होल्ड का कंजम्पशन। ठीक है, गवर्नमेंट कंजम्पशन अलग रहता है, और अगर सिर्फ सिंपल जो सी होता है वो दिखाता है हाउस होल्ड का कंजम्पशन, कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर कितना कंजम्पशन कर रहा है। और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कंजम्पशन में इंक्लूड होता है, और गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, तो ये जो सी होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन। और जब भी आपके क्वेश्चन में हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात हो तो उसके लिए ना डायरेक्ट वो हाउस होल्ड कंजम्पशन नहीं लिख के देगा, उसके लिए वो क्या लिख के देगा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि हाउस होल्ड जो है प्राइवेट सेक्टर है, तो वो क्या करेगा, जो भी खर्चा करेगा उसको बोला जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको ये वाली जो टर्म ये याद रखना है, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करेगा उसको बोला जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड गवर्नमेंट जो भी कंजम्पशन पे खर्चा करेगी उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में ना आपको ये दोनों अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे तो आपको टोटल कंजम्पशन चाहिए होगा ना, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड दोनों का मिला के। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक एक जगह दिया जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक जगह दिया जाएगा
गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो वो बनेगा आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना क्लियर हुआ कि आपको हाउस जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको कंजम्पशन चाहिए, टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में आएगा जो आपको फाइंड करना होगा उसके लिए लैंग्वेज क्या यूज होगी क्वेश्चन में, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का मिला के फाइनल कितना कंजम्पशन पे खर्चा हुआ। अब देखो क्वेश्चन में ना अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट गिवन है तो इसका मतलब क्या है, उसमें हाउस होल्ड का कंजम्पशन यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन दोनों इंक्लूड है। अगर इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन है उसको ऐड करोगे, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन को ऐड करोगे, देन आपके पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। मतलब जीडीपी टेम्पी और एनडीपी टेम्पी निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे निकलता है वो हमने देख लिया। ठीक है बट चलो बस आपको ये याद रखना है लैंग्वेज क्या लिखी होगी। अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है तो मतलब उसके अंदर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड दोनों का कंजम्पशन इंक्लूड है। बट अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है तो मतलब हाउस होल्ड का कंजम्पशन है और इसके अंदर आपको गवर्नमेंट का कंजम्पशन ऐड करना पड़ेगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर आने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंजम्पशन कैसे फाइंड होगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में ना सिंपल मेथड है, सिंपल इसके क्वेश्चंस होते हैं बट सारी दिक्कत क्या होती है ना, लैंग्वेज का खेल कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट और ऐसे भी इन्वेस्टमेंट के में कुछ टर्म्स आएगी तो काफी बार जो टर्म्स है ना वो कंफ्यूज कर देती हो। तो आप क्या ना ये चार्ट जो है इसको अच्छे से समझिए एंड उसके बाद में जो भी टर्म्स आएंगे क्वेश्चन में उनमें आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंजम्पशन समझ आ गया। कंजम्पशन के बाद हमारी कंट्री में खर्चा किस पे होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर खर्चा होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी होगी। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करेगी और हाँ ये जो जीसी था ना इसका मतलब था गवर्नमेंट कंजम्पशन। ठीक है अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करेगी। मैंने शॉर्ट में लिखा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है आप अपनी कॉपी में फुल फॉर्म में लिखना और एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। ठीक है नंबर करते हैं। जीआई मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट में खर्चा करती है उसको बोला जाता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे ही ये जो आई होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है जो प्रोड्यूसर्स है हमारी कंट्री में, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है। ठीक है जो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते, जो प्राइवेट सेक्टर है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है अब एक चीज देखना, हमने जब क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसके अंदर एक हिस्सा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का होगा, दूसरा किसका होगा, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का होगा। ठीक है यानी कि गवर्नमेंट ने दो तरह की इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेम केस में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है यार उसने जो भी इन्वेस्टमेंट करी वो भी तो दो तरह की होगी, एक होगी प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होगी प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चा लोग अब ना ये आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया लग गया कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर की। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी, प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगा, इन्वेंट्री और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। बट एग्जाम में ना जितने भी ऊपर की टर्म्स है ये नहीं आता लिखा हुआ। एग्जाम में क्या होगा ना, इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है वैल्यू, डायरेक्टली आपको वैल्यू किसकी चीज की दी जाएगी, सबसे पहली जो आपको डायरेक्टली वैल्यू दी जाएगी या तो वो इस चीज की दी जाएगी, मतलब किसकी वैल्यू, ग्रोस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो फिक्स्ड वर्ड है ना मैंने इसको रेड से इसीलिए लिखा है क्योंकि इसे हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और प्रोड्यूसर सेक्टर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जब उसको कैलकुलेट करते हो ना तो हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री में टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है तो अगर हमने गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को अगर हमने एक साथ कैलकुलेट करा तो हम बोलेंगे हमारी टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट कर ली। अब एग्जाम में क्या होगा ना, जो क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ना टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऐसे लिख के नहीं आएगा, वो थोड़ी लैंग्वेज चेंज करेंगे। जब हमने इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लास में तो आपको याद होगा जिन्होंने भी वो रिवाइज करी है क्लास, कि इन्वेस्टमेंट जो होती है ना उसे एक नाम से और बुलाया जाता है जिसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है तो एग्जाम में क्या होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट ना लिख के वो बोलेगा कैपिटल फॉर्मेशन, और इस कैपिटल फॉर्मेशन को भी ना वो थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखेगा क्योंकि देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग है तो मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग कैलकुलेट करा जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सब डोमेस्टिक होगी तो वो क्या बोलेगा,
इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेगा? कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा कैपिटल फॉर्मेशन? फिक्स्ड, ठीक है। एंड हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग कैलकुलेट हो रहा है, मतलब सारी कैलकुलेशन डोमेस्टिक हो रही है तो डोमेस्टिक। उसके बाद वो बोलेगा ग्रोस और नेट, मतलब जब भी गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और प्रोड्यूसर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी ना, अगर उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जाम जब दोनों को जोड़ के एग्जाम में वो क्या लिख के देंगे? ग्रोस या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट की फिक्स्ड, मैं दोबारा बोल देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और प्रोड्यूसर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मिलके क्या बनेगी? या तो वो बनेगी ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या वो बनेगी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लॉजिक भी समझ आएगा ये लिखा क्या है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो डोमेस्टिक और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो मुझे लगता है दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। डोमेस्टिक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अलग कैलकुलेशन, तो सारी कैलकुलेशन डोमेस्टिक हो रही है। इधर कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बोला रहा था और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। दूसरी बात आती है यहाँ पे ग्रोस और नेट। अब देखो आपको पता है कि जो फिक्स्ड एसेट होती है तो उसके अंदर पैसा या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट होगा या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का मैंने क्या मतलब बताया था आपको कि मेरे पास एक मशीन है, मैंने एक और मशीन खरीद के मशीन में एडिशन करा, अब दो मशीन काम करेंगे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बताया था फिक्स्ड एसेट में कि पहली मशीन खराब हो गई, उसको रिप्लेस करा, मतलब पहली मशीन डेप्रिशिएट हो गई, उसको रिप्लेस करके एक नई मशीन लेके आ गए, तो ये क्या था? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमारे पास एक तो नेट इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें एडिशन होता है, और एक इन्वेस्टमेंट होगी जो डेप्रिसिएशन की वजह से होती है, जिसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो चलो, अगर हमारे इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन से होने वाली इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन के कारण रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अगर इंक्लूड है, तो हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर नहीं है तो उसको बोला जाएगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ? और नेट से डोमेस्टिक, सॉरी, नेट से ग्रोस पे जाने का तो आपको पता है, नेट से ग्रोस पे जाना है, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ग्रोस से नेट पे ना डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ आया होगा। अगर एग्जाम में आपके पास ग्रोस या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, फिक्स्ड वर्ड अगर लिखा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है स्पेशली, अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो समझ जाना यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर की मिला के। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर की जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी उसको ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम ये गवर्नमेंट की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ये जो हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकाली है, ग्रोस नेट या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एंड वही हम प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को अगर ऐड कर देना तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? टोटल इन्वेस्टमेंट। एंड अब टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जाम में जो वर्ड यूज होगा ना, वो बहुत ज्यादा सिमिलर होगा जो आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करा। क्या वर्ड यूज होगा? ग्रोस या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर ये ऐसा लिखा है ग्रोस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि एडिशन में कोई भी फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पहले से इंक्लूड है, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पहले से इंक्लूड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना फिक्स्ड वर्ड हाईलाइट करा था कि यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है ग्रोस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड को मैंने हाईलाइट इसलिए करा था बिकॉज अगर यहाँ फिक्स्ड वर्ड लिखा है मतलब वो सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मतलब आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से ऐड करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, मैं एक बार ये वाली चीज जो है दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं इसमें टाइम लेके चल रहा हूँ बिकॉज ये तो अगर आपने ये लॉजिक के साथ नहीं समझा तो एग्जाम में अगर थोड़ा भी उन्होंने घुमा के क्वेश्चन दिया आप नहीं कर पाओगे, लैंग्वेज चेंज हुई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, ग्रोस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी। अब अगर यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे लिखा है ग्रोस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, आपको अलग से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट का टॉपिक भी समझ आया होगा, आपने कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होना है वो भी आपने समझा, इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होनी है वो भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और हाँ, का इन्वेस्टमेंट में ना 99% ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा, वो आपको यही लैंग्वेज देगा, ग्रोस नेट डोमेस्टिक या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब लैंग्वेज ही देगा। बट काफी बार क्या होगा, वो ना ये सब में देखे ना डायरेक्ट, वो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो डायरेक्ट बोल देंगे, वो ग्रोस नेट का आगे झंझट ही नहीं लाएंगे, वो क्या करेंगे आपको बोल देंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेगा, या फिर अगर उसने लिखकर सिर्फ इन्वेस्टमेंट और कुछ मेंशन नहीं करा तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप उसे डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं। कितना क्लियर हुआ? अब एक चीज
जो आप पे स्टार्टिंग में डाउट आ रहा होगा कि हम आपने बताया कि यहाँ पे हमें जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एमपी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि जीडीपी एट एमपी निकाले एनडीपी एट एमपी निकाले? तो देखो, आपको ना ये पता लगेगा यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट कौन सी गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ग्रोस और नेट का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन का यूज कहाँ पे आता है? इन्वेस्टमेंट में आता है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन सी गिवन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ग्रोस पे गिवन है, या तो आपको फिक्स्ड वाली मिल जाए या टोटल वाली मिल जाए, आप इन दोनों में से किसी को भी देखना। अगर आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप निकालोगे जीडीपी एट एमपी। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप निकालोगे एनडीपी एट एमपी। सिंपल सी बात। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से में गिवन है कि आपको ऐसे लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन्वेस्टमेंट किसमें? ग्रोस में। तो आप जो खर्चा है वो भी किसमें निकालोगे? ग्रोस में, यानी कि जीडीपी एट एमपी। बट अगर ऐसा लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट किसमें? नेट में, तो आप क्या निकालोगे? एनडीपी एट एमपी। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होना है और इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होनी है वो सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एग्जाम में जो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आता है ना, उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है ना, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ये कैपिटल फॉर्मेशन, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। काफी बार फिक्स वर्ड नहीं होता, बच्चे क्या समझते हैं इसको फिक्स, इसमें क्या करते हैं अलग, यहाँ पे लिखा नहीं होता कुछ भी। ग्रोस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, बच्चे फिर भी क्या करते हैं अलग से और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड करते थे। अरे भाई, अगर इसमें फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा, ये सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें पहले से इन्वेंटरी इंक्लूड है, बट और काफी बार तो अलग ही चलते हैं। ग्रोस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होगा ना, ये उसको समझे, पता नहीं क्यों समझेंगे कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। भाई टोटल नहीं है, अगर यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड आ गई, इससे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरी अलग से ऐड करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ? और हाँ, यहाँ तो मैंने कुछ ज्यादा ही इसको एकदम समराइज कर दिया है, मतलब सारे डिटेल में इसको मैंने एक बार समझा दिया है। बट एग्जाम में क्या होगा ना, आपको ये गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट को अलग अलग से नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट देगा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट लिखा है डायरेक्ट, तो समझ आना गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अगर वहां पे फिक्स इन्वेस्टमेंट लिखा है तो समझ जाना गवर्नमेंट की फिक्स इन्वेस्टमेंट और प्रोड्यूसर की फिक्स इन्वेस्टमेंट दोनों उसमें पहले से इंक्लूड होगी। इतना क्लियर हुआ? अब एग्जाम में अगर ये वाली इन्वेस्टमेंट है तो आपको इन्वेंट्री अलग से ऐड करनी है। दो चांसेस होंगे, या तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से दे देगा, यानी कि वैल्यू आपको बता देगा, या फिर अगर नहीं बताएगा ना, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर अलग से नहीं लिखा तो आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट निकलती कैसे थी? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर हुआ? तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कैसे निकलना है वो अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद बचता है हमारा एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू गिवन होगी, आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके आपका क्या निकालोगे? नेट एक्सपोर्ट। इतना क्लियर हुआ? तो बच्चों लोग, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, कि कुछ भी हो जाए आपको जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी निकालना है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट अगर ग्रोस में है या फिर नेट में है। आपको इन्वेस्टमेंट देखना है, ग्रोस में है तो जीडीपी एट एमपी, नेट में है तो एनडीपी एट एमपी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट फर्स्ट स्टेप में कुछ भी हो जाए, आपको इन दोनों में से एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी पूछे, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, आप कन्वर्जन रूल लगा के उसकी जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या करना, आपको ये पूरा चार्ट मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चा लोग, इसको ड्रॉ करें और एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो उस चार्ट को अपने सामने रखना और तब उस क्वेश्चन को सोल्व करने रखना, ताकि आप ना चार्ट का रेफरेंस ले सको। ठीक है, मुझे तो याद है, ठीक है, मैं रफ करके करा दूंगा, बट आप अपने साथ ना उस चीज को नोट करके रखना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये चार्ट इतनी आसानी से याद नहीं होगा, आपको इसे रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, आप इस चार्ट को क्या कहते हैं नोट कीजिए एंड उसको सामने रखिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है चलो, तो सीधा बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन के। चलो, एक्सपेंडिचर मेथड में अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं और देखते हैं कि यार जो जो चीजें हमने पढ़ी वो क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगी। ठीक है चलो, मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लिया है, अब तक जितने भी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़े वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक इस क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बट हाँ, घर पे जब उस प्रैक्टिस रिवाइज करोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी बुक के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यहाँ समझाने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमें इन सब डेटा में से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से। अच्छा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, कि हमें ये क्या फाइंड करने को बोल रहा है? एन एम पी एट एफ सी की वैल्यू, ये हमसे फाइंड करने को बोल रहे हैं। ठीक है चलो, अब देखो,
हमें क्वेश्चन किस मेथड से सोल्व करना है? एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपीएटएमपी या फिर जीडीपीएटएमपी। और एनडीपीएटएमपी कैलकुलेट करना है या फिर जीडीपीएटएमपी कैलकुलेट करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कौन सी गिवन है। तो एक काम करते हैं, पहले ना क्वेश्चन में वही देखते हैं। क्वेश्चन में आप देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ गिवन है, ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, एनआईटी, चेंज इन स्टॉक। अब देखो 6 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इन्वेस्टमेंट कौन सी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको सब खर्चों को ऐड करना होगा। सबसे पहला खर्चा हमारा कंजम्पशन का आता था, एंड कंजम्पशन के खर्चे के लिए हमने क्या देखा था? क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हम टोटल खर्चे की बात करते हैं तो क्या लिखा होगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो क्या हमें यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन, सिर्फ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं गिवन है? देखो यहाँ पे प्राइवेट है, नहीं नहीं है, तो कहीं भी देखोगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लिखा। मतलब क्या होगा? अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लिखा तो आपको अलग से प्राइवेट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करके टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देखो टोटल फाइनल कंजम्पशन नहीं दिया, बट प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? हमने 1 को ऐड करा। फिर अब देखो थर्ड नंबर पे हमें गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। और हाँ, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आपको ये पूरा पूरा यहाँ पे हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, साइड में जो उनकी नंबरिंग होगी आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट पे प्राइवेट की फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमने ऐड करा, तो ये मिलके क्या बन गया? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर हुआ? अब देखो कंजम्पशन तो फर्स्ट और थर्ड को मिला के आ गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें कौन सी? टोटल, यानी कि फिक्स्ड और इन्वेंट्री चाहिए होती है। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि इन्वेस्टमेंट जो है, अगर ऐसा लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कहीं भी फिक्स्ड वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब क्या होगा? टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेंट्री और फिक्स्ड इंक्लूड है। तो आप क्वेश्चन में देखोगे, जो भी हमने यहाँ पे देखा था 6 नंबर पे लिखा था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या यहाँ पे कहीं फिक्स्ड वर्ड मेंशन है? नहीं मेंशन। तो मतलब ये क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड है, तो हम इसको डायरेक्टली ले लेंगे। तो कौन से नंबर पे है ये? 6 नंबर पे, ठीक है चलो। और हाँ एक चीज देखो, हमें यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये जो चेंज इन स्टॉक होता है ना, ये आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्वेश्चन में ना वो क्या होगा, मेजोरिटी केस में आपको डायरेक्ट नहीं लिखेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आपको क्या देगा? या तो वो चेंज इन स्टॉक लिख के देगा, या वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंशन कर देगा, ठीक है। चलो अब यहाँ तो हमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन थी, तो इसलिए हमें ये चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि अगर ये टोटल इन्वेस्टमेंट ना होकर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता ना, तो हम क्या करते कि चेंज इन स्टॉक जो हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ऐड करते, देन टोटल इन्वेस्टमेंट आती। बट हमारे पास यहाँ पे पहले से ही टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक का यहाँ पे अभी एज इट इज कोई यूज नहीं आया, ठीक है। चलो तो हमने देखो क्या क्या करा, कंजम्पशन डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दी, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बचा, तो हम वो कैसे निकालते थे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है, जिसे नेट एक्सपोर्ट बोला जाता था। अब क्वेश्चन में देखोगे आपको कहीं भी नेट एक्सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट जब आप ऐसे लास्ट में देखते हो ना, यहाँ पे आपको लास्ट में क्या कहते हैं कि लास्ट में गिवन है नेट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, नेट इंपोर्ट गिवन है। तो यही ना आपका क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट का भी काम करेगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या होगा ना, हम नेट एक्सपोर्ट निकालते कैसे थे? नेट, मैंने इसको रफ में ये रफ है, ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं मिटा दूंगा। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आता था। अब बट यहां पे हमें क्या गिवन है? नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट, अच्छा नेट इंपोर्ट गिवन है, तो मतलब इन्होंने करा क्या होगा? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करा होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी वैल्यू रख के पुट करता हूँ, हमारे पास नेट इंपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है? +30 आ रही है, तो मैं कुछ भी रैंडम फिगर्स लेकर ना ये नंबर डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम बस ये ना समझाने के लिए कर रहा हूँ इसको, ये मेन आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेट इंपोर्ट क्या है? 30। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते मैंने इंपोर्ट को 100 लिया,
एक्सपोर्ट को मैंने ले लिया 70, तो हमारे पास नेट इंपोर्ट कितना आ रहा होगा, 30 आया होगा, मतलब ऐसे कुछ करके आया होगा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू आई है हम उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब देखो एक्सपोर्ट यहाँ पे हमने कितना लिया था, 70, क्योंकि हमें बस क्या करना है, आगे पीछे तो करना है। इंपोर्ट कितना था, 100, माइनस करोगे तो कितना आएगा, -30। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट चाहिए, नेट और गिवन क्या है, नेट इंपोर्ट, तो जो भी नेट इंपोर्ट की वैल्यू है आप उसका साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। नेट इंपोर्ट कितना था, 30, अभी हमने सोल्व करके क्या निकाला, नेट एक्सपोर्ट कितना आएगा, -30, ठीक है। तो चलो बट अभी ना यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग मेंशन करेंगे कि जो नेट इंपोर्ट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 9th नंबर पे आ रहा है, क्योंकि वैल्यू एक साथ ही पुट करी जाएगी सबकी। तो 9th नंबर का आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, फर्स्ट कितनी वैल्यू थी प्राइवेट कंजम्पशन की, 600, गवर्नमेंट की कितनी थी, 700, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 250, एंड प्लस नेट इंपोर्ट 9th नंबर पे 30 था, बट हम इसको क्या लेंगे, -30। लॉजिक आपको समझ आया होगा, ये मैं नीचे का रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक कैलकुलेट करते हैं, 600 और 700 कितना होगा, 1300, 1300 और 200 1550, 1550 माइनस करेंगे कितना आ गया, -30 करेंगे, ये आ गया हमारे पास 1520, ठीक है। अगर आपने 1520 लगा कट दिया जाएगा, नंबर कट जाएंगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, करोड़, क्योंकि जो भी वैल्यूज है वो करोड़ में, ठीक है। जीडीपी एट एमपी आ गया, हमें निकालना क्या है, एन एन पी एट एफ सी, गिवन क्या है, मतलब हमने कैलकुलेट क्या करा, जी डी पी एट एम। तो क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए नेट इनकम, हमारे पास क्या है, ग्रोस इनकम, तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, बीच में, अच्छा नेट हो गया, ठीक है। हमें चाहिए एनपी, हमारे पास क्या है, डी, डीपी से एनपी पे जाने के लिए क्या करते थे, बहुत अच्छे, प्लस एन एफ आई ए, ठीक है। चलो थर्ड चीज हमारे पास क्या है, फैक्टर कॉस्ट, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, हमारे पास है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते थे, क्या कहते थे, -NIT, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर निकालना है, 1250 करोड़, ठीक है। अच्छा करोड़ ध्यान देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू बाद में मेंशन कर देंगे करोड़, 1250 करोड़, माइनस का क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन, क्या हमें यहाँ पे कहीं डेप्रिसिएशन गिवन है, ध्यान से देखो, ठीक है। डेप्रिसिएशन गिवन है हमें 8 नंबर पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन को एक नाम से बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कितना है आपके पास 70, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी है, -50, ठीक है। NIT आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप 4th नंबर पे देखते हो 50, तो -50, ठीक है भाई। चलो तो बस आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, NNPA FC। ये आप एक बार ना कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ये NNPA FC की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। चलो होमवर्क की तरह रख सकते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हमारे पास जो भी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा बिकॉज उनका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, समझ सी बात है यार। मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप खुद अपनी कॉपी उठाओ, दिमाग लगाओ और अपने क्वेश्चन को सोल्व करो जो आपकी बुक्स में होगी। अगर आपको नहीं आता कहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और हाँ अगर आपको जरूरत लगती है कि यार नहीं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन होना चाहिए, तो हम एक सेशन में लेके आ जाऊंगा, एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बट उससे पहले आप एक बार, जैसे मैंने आपको पूरा मेथड बताया, मैंने पूरे 20 मिनट लगाए हैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, ठीक है, ताकि आपको लॉजिक पता हो और आप क्या कहते हैं, एक ही क्वेश्चन को समझ के बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको 50 क्वेश्चन करा दूं, 50 क्वेश्चन को आप रट लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा होगा वैसे होगा, बट अगर कोई 51वां क्वेश्चन आया ना, आप उसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 20 मिनट लगाए हैं पूरा एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, और जो अगर कोई भी नए तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर पाओ, अपने आप सोल्व कर पाओ दिमाग लगा के। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बुक में जो भी क्वेश्चन है उन्हें करो, अगर कहीं नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है चलो। और हाँ इसका आंसर जो भी आएगा कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है चलो। एंड अगर आपको मेरे लिए कोई भी फीडबैक है, फीडबैक आते हैं, यानी अगर कोई भी चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन लेक्चर्स को अगर आपको लगता है कि यार ये बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ हो सके तो एक लाइक भी करिएगा,
ठीक है चलो, मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है चलो, और एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खत्म करना, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में ना एक छोटा सा टॉपिक बचता है। आपने जैसे इनकम और वैल्यू एडेड मेथड करा था, तो वहां पे देखा था प्रिकॉशंस आते थे, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के भी, एक्सपेंडिचर मेथड के भी ऐसे प्रिकॉशंस हैं। बट वो मैं नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको अपनी बुक से वो रीड करने हैं। रीजन बस इतना है, क्योंकि जो प्रिकॉशंस है ना, वो क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 90% सेम है जो इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड की थी, बिल्कुल सेम है। आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, एक्सप्लेन करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं। अगर कोई एक आधा नया भी होगा ना, तो वो ऐसा होगा कि आपको रीड करते ही समझ आएगा। ठीक है, तो प्रपोर्शन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड को आपको घर से रीड करना है और लर्न करना है उन्हें, ठीक है, ताकि आपको वो टॉपिक भी कवर हो जाए और आपका एक्सपेंडिचर मेथड पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। मैं मिलूंगा आपको सीधे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।